सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं चैनाराम महिला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डी डोना से। आज हम बीए द्वितीय वर्ष में राजनीति विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत तुलनात्मक शासन व राजनीति जो पेपर है उसमें ब्रिटिश कॉमन सभा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ब्रिटेन की पार्लियामेंट का जो दूसरा सदन है, जिसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, ब्रिटिश कॉमन सभा, हाउस ऑफ कॉमन्स। तो लॉर्ड सभा के बारे में हम पूर्व में भी अध्ययन कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। ये जो कॉमन सभा है किस प्रकार लॉर्ड सभा से भिन्न है, और भारत की जो लोकसभा है जिसे लोकप्रिय सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं भारत का, उससे कितना ये समीप है, या ये जो है अमेरिका की जो प्रतिनिधि सभा है उससे मिलती जुलती है। तो इसके बारे में आज चर्चा होगी। ब्रिटिश कॉमन सभा और लॉर्ड सभा से किस प्रकार इसकी शक्तियाँ भिन्न है, अधिक है अथवा कम है, क्या है इसका संगठन और इसकी शक्तियाँ, तो इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रिटिश कॉमन सभा, हाउस ऑफ कॉमन्स। सबसे पहले देखते हैं इसका विकास कैसे हुआ, उद्भव कैसे होता है। जो ब्रिटेन की जो संसद है उससे हम सभी परिचित हैं। ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है, विकसित संविधान है। उसी प्रकार वहाँ की संसद भी, वहाँ की संसद के दो सदन जो हुए हैं, द्विसदनात्मक व्यवस्था भी, जिस प्रकार वहाँ का संविधान विकसित है वैसे ही वो धीरे धीरे व्यवस्था का हिस्सा बनते गए और दो सदनात्मक जो व्यवस्था वहाँ पे विद्यमान हो गई। लॉर्ड सभा जो थी उसका उद्भव या उसका जो उदय है वो पूर्व में भी, इससे पूर्व ही हो चुका था, लेकिन धीरे धीरे जो लॉर्ड सभा थी वो अपनी शक्तियाँ खोती जाती है, उसमें जो जनता का भरोसा है वो कम होता जाता है। 1695 की आदर्श संसद के पश्चात दो अलग अलग सदन बने, धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई। 1707 में इनकी सदस्य संख्या जो है वो 513 होगी। 1948 में अधिनियम द्वारा सदस्य संख्या को 625 कर दिया गया, जो कि अब 650 है। 1928 में ही प्रतिनिधित्व के लिए वयस्क मताधिकार को स्वीकार कर लिया गया था। तो हाउस ऑफ जो कॉमन्स है वो इत्तेफाक से ही बनते गए, और जो वहाँ पे धर्माधिकारी और दूसरे जो वंशानुगत पीयर हैं उनसे लोग, जो दूसरे लोग थे वो धीरे धीरे अलग होते गए, वो अलग बैठने लगे, और इसी कारण दो सदन बन गए। एक तरफ धर्माधिकारी बैठे या वंशानुगत जो लोग थे वो बैठे, और दूसरी तरफ जो जनप्रतिनिधि है वो बैठते गए। तो इस प्रकार वहाँ पे अलग संसद में दो सदन बन गए, और इसमें जैसे जैसे इसमें दूसरे जो वेल्स है, स्कॉटलैंड है, उत्तरी आयरलैंड है, वो मिलते गए, तो ग्रेट ब्रिटेन की वो जो है उसी प्रकार से कॉमन सभा का निर्माण होता गया। और इसमें प्रतिनिधित्व के लिए, जहाँ उसके अंदर लॉर्ड सभा में हम देखते हैं कि उसका प्रतिनिधित्व है वो वंशानुगत तौर पे होता है, वहीं यहाँ पे वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है। तो इसके बारे में, हाउस ऑफ कॉमन्स के बारे में रॉबर्ट वॉलपोल क्या कहते हैं, देखिए। वो कहते हैं कि जब कोई मंत्री संसद से परामर्श लेता है तो वह कॉमन सभा से ही परामर्श लेता है। तो इसका महत्व पता चलता है हमें। और जब सम्राट विघटित करता है, सदन को विघटित करने की बात यहाँ पे हो रही है, जब सम्राट सदन को विघटित करता है तो वह कॉमन सभा को ही विघटित करता है। तो जब कोई मंत्री संसद से परामर्श लेता है तो वह कॉमन सभा से ही परामर्श लेता है, और जब सम्राट सदन को विघटित करता है तो वह कॉमन सभा को ही विघटित करता है। तो इससे हमें कॉमन सभा के महत्व का पता चलता है। तो एक प्रकार से भारत की जो लोकसभा है उससे बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं कि ये सदन जो है उसकी शक्तियाँ जो है, उसका संगठन जो है वो मिलता हुआ नजर आता है, मिलता जुलता नजर आता है। ये रॉबर्ट वॉलपोल का मानना। दूसरे जो विचारक हैं सर सिडनी लो, वो कहते हैं कि कॉमन सभा संसार की सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक सभा है। तो संसार की सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक सभा कॉमन सभा को माना गया है।
और ऐसा माना जाता है कि इसी से दुनिया के अंदर जो दूसरी जो है जो जनता द्वारा निर्वाचित लोगों का जो सदन है, जैसे भारत में जो लोकसभा की संरचना है वो इसी से प्रेरित होकर के, और दुनिया भर में ऐसे जो सदन बने जिसमें जनता द्वारा जो प्रतिनिधि है वो चुन करके आते हैं और सरकार में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सरकार को नियंत्रित करने के अंदर। तो कॉमन सभा संसार की सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक सभा है। सदस्य संख्या जो अधिनियम द्वारा बनाई गई थी 625, 507 उसमें इंग्लैंड द्वारा, 71 जो 71 स्कॉटलैंड, 35 वेल्स और 12 उत्तरी आयरलैंड। तो ये ग्रेट ब्रिटेन की जो है कॉमन सभा उसकी संरचना है इस प्रकार से। अब इसका जो निर्वाचन होता है वो सार्वजनिक वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचन किया जाता है। दुनिया भर के अंदर आज लोकतंत्र में हम देखें तो सार्वजनिक वयस्क मताधिकार ही निर्वाचन का पैमाना बन गया, और उसमें पूरे देश को वहाँ पे जो प्रणाली पाई जाती है वह है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट। ये प्रणाली भारत में भी लोकसभा चुनाव के लिए यही प्रणाली अपनाई जाती है। जो सबसे पहले या जिसको बहुमत मिलता है 100 में से 51 या ज़्यादा व्यक्ति अगर खड़े हो गए हैं तो उनमें जो सबसे ज़्यादा जिसको मत मिलता है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट। तो पूरे देश को इसमें छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और वहाँ पे मतदान करवाया जाता है। तो जनता द्वारा निर्वाचित ये सदन है। सदस्यता के लिए योग्यताओं की बात करें तो अलग अलग देशों में अलग अलग योग्यताएं होती हैं, और इसमें मांग है इसमें कि उनका नाम जो खड़े होना चाहते हैं उनका नाम किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं की सूची में होना चाहिए। तो मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। आयु जो निम्नानुसार उनके जो नियम है उनके अनुसार आयु होनी चाहिए। अलग अलग देशों में अलग अलग आयु, अलग अलग सदनों के लिए भी अलग अलग आयु जो लिमिट है वो तय की गई है, और राष्ट्र के प्रति वो निष्ठावान होना चाहिए। अवधि की बात करें, सदन की अवधि जो है वो 5 वर्ष है, और अधिवेशन जो अधिवेशन है वर्ष में कम से कम एक अधिवेशन वहाँ पे होना चाहिए। जैसे भारत में बात करें तो यहाँ पे वर्ष भर में प्राय 3 अधिवेशन यहाँ पे हो जाते हैं, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र और बजट सत्र। पर वहाँ पे ये मांग की गई है कि वर्ष में कम से कम एक अधिवेशन होना चाहिए। भारत में ये बात कही गई है कि 6 महीने में ही अधिक कम से कम 6 महीने में सदन जो है वो चालू होना चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा समय तक सदन बंद नहीं रह सकता है, तो सदन को बुलाना पड़ता है काम करवाने के लिए वहाँ पे सुचारू रूप से। अध्यक्ष की बात करें तो ये एक महत्वपूर्ण पर्सन बनता है। कॉमन सभा के अध्यक्ष का पद बहुत गौरव और प्रतिष्ठा और शक्ति का पद है, तो बहुत ही अधिक गौरवशाली और प्रतिष्ठित पद माना जाता है कॉमन सभा के अध्यक्ष को। और थॉमस हंगरफोर्ड जो है वो वहाँ के प्रथम अध्यक्ष रहे। इनकी नियुक्ति सम्राट द्वारा, लेकिन चुनाव जो है पहले चुनाव होता है वहाँ के सदस्यों के द्वारा, जो सदन के सदस्य हैं उनके द्वारा चुनाव, और नियुक्ति फिर मनोनीत या नियुक्ति जो है वो सम्राट द्वारा कर दी जाती है। एक जो कहावत है जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, एक बार अध्यक्ष सदैव के लिए अध्यक्ष, ये जो है ब्रिटिश कॉमन सभा के लिए विशेष तौर से काम में लिया जाता है। यहाँ कॉमन सभा के अध्यक्ष के निर्वाचन के संबंध में एक प्रथा है कि जब तक वह त्यागपत्र ना दे दे या उनकी मृत्यु नहीं हो जाए, उनके विरुद्ध चुनाव में उम्मीदवार भी खड़े नहीं किए जाते। तो एक बार किसी व्यक्ति को अगर कॉमन सभा का अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया गया तो उसके बाद में वो जब अगले चुनाव में खड़ा होता है तो उसके सामने प्रतिद्वंदी नहीं उतारती है विपक्षी पार्टी जो है। तो ये कितनी ज़्यादा एक बड़प्पन है उनका, और वो स्वतः ही चुन करके आ जाता है और खुद ही वो आगे अध्यक्ष रहता है हमेशा के लिए, जब तक कि वो खुद वहाँ से सदन से त्यागपत्र ना दे दे या वो उसकी मृत्यु ना हो जाए। निर्वाचन होने पर वही अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित हो जाते। तो एक बार अध्यक्ष सदैव के लिए अध्यक्ष। अब अध्यक्ष के कार्यों की बात करें तो जिस प्रकार भारत में लोकसभा अध्यक्ष के कार्य हैं, उनकी शक्तियां हैं, उसी प्रकार वहाँ के अध्यक्ष के कार्य हैं नियमों की व्याख्या करना। कोई भी जो सदन के संचालन के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनकी व्याख्या करने का जो काम है वो अध्यक्ष का रहता है। भाषण की व्यवस्था का संचालन, सदस्य जो बोलने की
अलग अलग अपनी अपनी बारी का वेट करते हैं, वो कहना चाहते हैं, कुछ अपनी समस्याएं गिनाना चाहते हैं, तो वो उसकी जो व्यवस्था बनाना है, भाषण की व्यवस्था, उसका संचालन जो अध्यक्ष है वो बताएगा। सदन में व्यवस्था बनाए रखना, सदन को स्थगित करने से लेकर के, और सदन में कोई भी व्यवधान होता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करना, वो सारी शक्तियाँ जो है अध्यक्ष के पास में होती है। वाद विवाद समापन का निर्णय, वाद विवाद अगर ऐसा है तो उसको ख़त्म करना है तो वो शक्ति भी अध्यक्ष के पास है। और सदन का प्रवक्ता, सदन के बारे में कोई भी बात है तो वो सारे सदस्य मिलकर के नहीं कहते हैं, वो सदन का अध्यक्ष जो है वो मीडिया को या बाहर आकर के संबोधित करके और सदन के बारे में अपने विचार व्यक्त करता है कि सदन का, हाउस ऑफ कॉमन्स का क्या सोचना है, तो वो सदन का एक प्रवक्ता की भांति वो काम करता है। यह है अध्यक्ष के कार्य। अब कॉमन सभा की शक्तियाँ, जो कॉमन सभा है, हाउस ऑफ कॉमन्स, उसकी शक्तियाँ क्या है? तो लगभग उनकी शक्तियाँ देखें तो भारत की लोकसभा की तरह ही है। कुछ जो भारत में देखें लोकसभा की, तो राष्ट्रपति को निर्वाचन करने की शक्ति यहाँ पे है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की है, तो लेकिन वहाँ पे राष्ट्रपति का पद नहीं है, वो आनुवंशिक रूप से वहाँ पे जो सम्राट को दिया गया है, तो वहाँ पे वो निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ वहाँ पे नहीं आती हैं। महाभियोग संबंधी जो सदन की शक्तियाँ हैं वो भी वहाँ पे नहीं है, कि वहाँ पे महाभियोग की प्रणाली जो है वो प्रचलन में नहीं है अभी वर्तमान के अंदर। तो ये ऐसी जो कुछ शक्तियाँ जो है वो भारत की लोकसभा से भिन्न है। बाकी ज़्यादातर जो है हुबहू मिलती है, बल्कि संविधान संशोधन जैसी शक्तियाँ अगर हम देखें तो भारत में फिर भी इस पर न्यायपालिका का नियंत्रण रहता है। लेकिन ब्रिटिश संसद, वहाँ की जो हाउस ऑफ कॉमन्स और लॉर्ड सभा दोनों मिलकर के उनको इतनी ज़्यादा पावर दी गई है कि डी लोम जो एक विचारक हैं उन्होंने कहा है कि ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है सिवाय स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के। तो इतना ज़्यादा संसद को शक्तियाँ दी गई है वहाँ पे, और वो शक्तियाँ एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसको दी गई है, वह हाउस ऑफ कॉमन्स को दी गई। तो सबसे पहले बात करते हैं व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ, जो कानून बनाने वाली शक्तियाँ जो हैं। तो पहले ये काम जो है वो लोक सभा किया करती थी, लेकिन धीरे धीरे लोक सभा से ये शक्तियाँ जो है वो किसकी तरफ आ गई है, वो कॉमन सभा की तरफ आ गई। कॉमन सभा का मुख्य कार्य कानून का निर्माण करना है, तो विधायिका का काम कानून का निर्माण करना ही होता है, और इस कार्य में लोक सभा भी भागीदार होती है। लेकिन लोक सभा को साधारण विधेयक को मात्र 1 वर्ष तक रोके रखने का अधिकार है। उसके बाद कॉमन सभा द्वारा पारित होने पर उसे स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। मान लीजिए किसी विधेयक पर दोनों सदनों में व्यवधान है, दोनों सदनों में सहमति नहीं बन पाती है, तो 1 वर्ष के पश्चात उसे जो है हाउस ऑफ कॉमन से अगर वो पारित है पहले से, तो उसे पारित मान लिया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यवस्थापन संबंधी जो संसद की शक्ति है वो कॉमन सभा में ही निहित है, हम मान सकते हैं। इस बारे में कॉमन सभा बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग है बजाय कि लोक सभा। दूसरा बात करें वित्तीय शक्तियाँ, वित्त के संबंध में और ज़्यादा पावरफुल है। जिस प्रकार भारत में लोकसभा जो है वो राज्यसभा की तुलना में बहुत अधिक पावरफुल है। जो वित्त विधेयक है, धन विधेयक है, वो केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, और राज्यसभा केवल मात्र उनको 14 दिन के लिए उस पर रोक लगा सकती है, उसको रोके रख सकती है। उस पर जो संशोधन वगैरह वो करें या वो उसको पारित नहीं करें तो भी वो स्वतः पारित मान लिया जाता है। इसी प्रकार जो शक्तियां हैं वित्त संबंधी, वो वैसा है कि वैसा जैसे भारत में लोकसभा को है वैसी ही शक्तियाँ वहाँ पे कॉमन सभा को। कॉमन सभा की वित्तीय शक्तियों की बात करें तो इस संबंध में लोक सभा को नाम मात्र की शक्तियाँ प्राप्त है। धन विधेयक को केवल कॉमन सभा में ही पेश किया जा सकता है, लोक सभा उसे मात्र 1 महीना, यहाँ पे भारत में जैसे 14 दिन है वहाँ पे 1 महीने तक वो रोके रख सकते हैं। उसके द्वारा किए गए संशोधन को मानने के लिए कॉमन सभा बाध्य नहीं है। तो वित्त के बारे में, वित्तीय शक्तियों की बात करें हम, तो उसके अंदर कॉमन सभा बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग है। उसी प्रकार जैसे विधेयकों के बारे में भी कॉमन सभा शक्तिशाली है। अब बात करें कार्यपालिका पर नियंत्रण की। ब्रिटेन की कॉमन सभा भारत की लोकसभा की तरह ही कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। कार्यपालिका पर नियंत्रण के लिए प्रश्न आदि पूछ सकते हैं, प्रधानमंत्री से, सरकार से, मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। सदन के अंदर समितियों का निर्माण कर सकते हैं,
समिति बना करके उस प्रस्ताव को जो भी सरकार काम करना चाहती है उसकी जांच वहाँ पे बैठाई जा सकती है। बजट जो पेश किया जाता है वो इसी सदन में पेश किया जाएगा। तो वो कार्यपालिका को, अब बजट के बिना कार्यपालिका कुछ भी नहीं कर सकती है। तो बजट का जो नियंत्रण है, कंट्रोल है, वो किस पे होता है? इस कॉमन सभा पे होता है। तो प्रश्न पूछकर समितियां निर्माण करके बजट जो पारित करके और अविश्वास प्रस्ताव आदि के द्वारा वह नियंत्रण रखती है। अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है सरकार के विरुद्ध, तो फिर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये जो जिस प्रकार भारत में लोकसभा जो है सरकार को नियंत्रित करती है, उसी प्रकार वहाँ पे भी हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो सरकार को नियंत्रित करता है। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण करना। चौथा देखें तो वह जनता की शिकायतों का निवारण। कॉमन सभा के सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होने के कारण दूसरा सदन जो है वो उनका जनता से कोई उनको मतलब नहीं रहता है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो धार्मिक विचारधारा के होते हैं, या कह सकते हैं कि वो आनुवंशिक पीयर्स होते हैं। तो वो नाम मात्र के लिए सदस्य होते हैं, सदन में वो आते भी नहीं है। तो उनका जनता से जुड़ाव कम रहता है, बजाय कि जो ये हाउस ऑफ कॉमन्स, तो सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित हो जाने के कारण जनता की शिकायतों का निवारण भी करते हैं। शिकायत निवारण कमेटी का इसमें गठन किया जाता है और डायरेक्ट इसका जो है इसका सत्र है जो उसका प्रसारण किया जाता है टेलीविज़न चैनलों के माध्यम से। तो वो जनता डायरेक्ट इनको देखती है कि सदन के अंदर क्या काम होता है। तो जनता की शिकायतों का इसमें निवारण किया जाता है। अध्यक्ष के नियंत्रण में वो कमेटियां काम करती है। तो ये जनता की शिकायतों का निवारण करना। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण, व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ और संसद में जो ये जो कह सकते हैं कि संविधान संशोधन की शक्ति है वो भी वहाँ की संसद को दी गई है। लिखित रूप में भले ही नहीं हो, लेकिन अगर उनको लगता है कि ये प्रावधान किया जाना चाहिए तो वो संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स और लोकसभा दोनों के अंदर ही वो प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो ये थी कॉमन सभा की शक्तियाँ, अध्यक्ष के कार्य और अध्यक्ष जैसा एक बार अध्यक्ष सदैव के लिए अध्यक्ष। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि ये किसके लिए कहा गया है, तो हमें बताना है कि ब्रिटिश कॉमन सभा के अध्यक्ष के लिए ये कहा गया है, एक बार अध्यक्ष सदैव के लिए अध्यक्ष। तो ये था ब्रिटिश कॉमन सभा, इसका संगठन व इसकी शक्तियाँ। धन्यवाद।